मतलब मुस्लिम महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो ट्रिपल तलाक, ये सारी चीज़ें, ये सब मतलब जैसे लगता है कि मुस्लिम महिलाओं के मुद्दे सिर्फ यही हैं, शरीयत लॉ या उससे रिलेटेड है। हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि कितनी महिलाएं उससे प्रभावित हैं। क्या मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा रोज़गार, शिक्षा, ये सब नहीं होना चाहिए? किसी भी मतलब मैं और आप दो अलग अलग कम्युनिटी की हूँ तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका दर्द अलग है, हमारा दर्द अलग है, आपका खून अलग है, हमारा खून अलग है नहीं, ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों का रंग लाल है और दोनों के मुद्दे सेम हो सकते हैं, दोनों की फीलिंग सेम हो सकती है, दोनों सेम तरीके की पैट्रियार्की से की ऑप्रेस की हुई हैं। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, क्या आज की मुस्लिम महिला अपने इतिहास से कट चुकी है? मुस्लिम महिलाओं के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि वो जो रही हैं उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी शिकार रही हैं। मैं वही कहना वही चाह मैं रही मतलब थी। सबसे बड़ी वो शिकार हाँ, बनती गई और वो अनफॉर्चुनेटली वो खुद को शायद उसमें एक तरह से ट्रैप पाई। वो उन्होंने सब्जेक्ट उस बन के रह गई। सब्जेक्ट बन के रह गई। पहली बात तो महिलाओं को वो चीज़ वो इंतज़ार छोड़ देना चाहिए कि कोई आकर उनको लिबरेट करेगा, कोई उनको आकर अधिकार दिलाएगा। नमस्कार, डायलॉगस के सामाजिक विमर्श कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ प्रीता हरित। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी विद्वान महिला जिनका भारतीय महिलाओं पर, भारत की मुस्लिम महिलाओं पर और जेंडर को लेकर हिस्ट्री में, यानी कि हमारे देश के इतिहास में क्या क्या हुआ, इन सब विषयों पर एकेडमिक, वैचारिक और रचनात्मक बहुत सारा योगदान है। आज हमारी अतिथि है डॉक्टर फिरदौस अजमत सिद्दीकी, जो जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के सरोजनी नायडू महिला अध्ययन केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने 23 वर्षों से अधिक का शिक्षण का अनुभव और 18 वर्षों से अधिक का शोध का अनुभव, रिसर्च का अनुभव किया है। फिरदौस ने भारतीय मुस्लिम महिलाओं पर, जेंडर जस्टिस पर, कानून और परंपरा पर, संपत्ति और विरासत के अधिकार पर, जनसंख्या तथा कॉलोनियल इंडिया में महिलाओं की स्थिति पर, ऐसे जटिल और संवेदनशील विषयों पर काम किया है। उनकी लिखी पुस्तकें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस सहित कई प्रतिष्ठित प्रकाशनों से प्रकाशित हुई हैं और साथ ही वे एक सशक्त उर्दू कथाकार हैं और कवित्री भी हैं। उनका उपन्यास इकरा उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हो चुका है। डॉक्टर फिरदौस अजमत सिद्दीकी केवल एक एजुकेशनिस्ट ही नहीं, बल्कि एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं जो समकालीन मुद्दों जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम महिला अधिकार, CAA और जेंडर पॉलिटिक्स पर निर्भीकता से अपने विचार व्यक्त करती रही हैं। आज के इस डिस्कशन में हम हिस्ट्री के साथ साथ वर्तमान में भी जो महिलाओं को लेकर कानून, धर्म और समाज को लेकर समाज में जो इश्यूज चल रहे हैं, और साथ ही साथ भविष्य के आईने में भी हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है और आप, हम जैसे लोग कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। फिरदौस जी, नमस्कार। नमस्कार। डायलॉगस पर आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीता जी, आपका भी और डायलॉगर्स का भी शुक्रिया कि उन्होंने हमें बुलाया। थैंक यू सो मच। फिरदौस जी, आपका एकेडमिक सफ़र इतिहास से लेकर वर्तमान तक और भविष्य की कामनाएं, भविष्य की सोच, कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा और बहुत लंबा और बहुत एडवेंचरस सफ़र नज़र आता है। जी, मेरा सफ़र इलाहाबाद, फूलपुर एक टाउन है इलाहाबाद का, वहाँ से शुरू हुआ और ये मैंने मेरी शुरुआती जो तालीम रही फूलपुर में ही रही, फूलपुर टाउन में। फिर इंटरमीडिएट मैंने इलाहाबाद से किया, मैरीवाना मेकर से। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, मिडवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री डिपार्टमेंट से मेरे मास्टर्स और PhD हुई। PhD मेरा मुस्लिम महिलाओं पे, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया। और मेरा जो PhD का टॉपिक था वो लेट 19th सेंचुरी में मुस्लिम महिलाओं की जो हालत थी उस पर था। तो बेसिकली जो हमारी रिसर्च रही है वो पोस्ट 1857, जो नया इंडिया बन रहा था उस दौर में, कॉलोनियल पीरियड में, उसके बाद एक नए तरीके का सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे थे,
उस नए ट्रांसफॉर्मेटिव जो इंडिया है उसमें किस तरीके से मुस्लिम महिलाएं अपने स्पेस को पाने की कोशिश कर रही हैं, क्या उनकी हालत थी, कि क्या वजह रही कि ये जो टू नेशन थ्योरी, ये सारी चीज़ें जो बाद में आ रही हैं उसमें मुस्लिम महिलाओं का क्या जगह रही। तो ये बेसिकली मेरी पीएचडी का यही रहा, और बाद में मेरी पीएचडी डेवलप होकर एक बुक की शक्ल में भी आई, अ स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी मुस्लिम वीमेन इन यूनाइटेड प्रोविंस। और मुझे खुशी है कि इस पीरियड पर काम करने के मतलब जो काम करने वाली, जैसा कि मुझे कई लोगों ने बताया कि ये एक बहुत ही मतलब एक तरह से इम्पॉर्टेंट पीरियड रहा है, क्योंकि ये पीरियड रहा है मुस्लिम आइडेंटिटी को फॉर्म करने के लिए। मुस्लिम आइडेंटिटी नहीं, किसी भी तरीके की कम्युनिटी आइडेंटिटी की जब हम बात करते हैं, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी आइडेंटिटी फ्रेम होने का भी ये पीरियड रहा। तो उस सिग्निफिकेंट पीरियड में मुस्लिम वीमेन कैसी अपनी आइडेंटिटी को बना रही है, या किस तरीके की उसकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन का जो पॉलिटिक्स है उसमें किस तरीके का उसका कंट्रीब्यूशन है, ये रहा ये। और ये बहुत ही अहम पीरियड हो जाता है, क्योंकि इस पीरियड में कई सारे और भी चेंजेस आए। आपने अभी मतलब आपने इंट्रोडक्शन में मुझे कई पॉइंट्स दे दिया और शायद याद दिला दिया कि मैंने ये भी काम किया था, क्योंकि इस पीरियड पर किसी ने काम नहीं किया है। ये एक इस किताब का एक खासियत ये भी हो जाएगी, तो जो भी बात करते हैं बात की या मुगल पीरियड की बात करते हैं, बिल्कुल, या बात की 20th सेंचुरी की बात करते हैं, बट लेट 19th सेंचुरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जंक्चर है, और ये बहुत ही अछूता जिसको कहा जाए ना, अनटच्ड है। और मेरे से शायद एक्सीडेंटली हो गया, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं था कि मैं इस काम को करने वाली, कितना बढ़िया काम करने जा रही हैं। हाँ, वो उस वक्त मुझे ये आइडिया नहीं था, बिल्कुल अंदाज नहीं था। और आज के भी दौर में जबकि इतना वक्त गुजर गया है, तो हमें नहीं लगता कि किसी ने इस पीरियड को बहुत सीरियसली काम करने की कोशिश की। चाहे वो डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करें, जैसे सेंसस रिपोर्ट की आपने डेमोग्राफिक की बात की, क्योंकि जो भी आज भी जो भी डिबेट डिस्कशन हो रहा है उसकी जड़ें कहीं ना कहीं 19th सेंचुरी में है। आप ये सेंसस रिपोर्ट की जो भी डिबेट है उसको, वो भी उसकी भी वजह सारी आप 19th सेंचुरी में पाएंगे, या इलेक्शंस की जो मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी का जो पूरा कॉन्शियसनेस की, वो भी पाएंगी। और कहीं ना कहीं महिलाओं का मुद्दा, जेंडर पॉलिटिक्स, ये सारी उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से कनेक्ट रही है। तो एक तरह से ये शायद कंट्रीब्यूशन हो सकता है छोटा सा मेरी तरफ से मुस्लिम महिलाओं के लिए, स्पेशली अगर हम बात करें हिंदुस्तान की तारीख में, तो मेरी तरफ से ये एक योगदान रहा है बहुत अच्छा, जिसका मुझे मतलब गर्व भी है, फख्र भी है कि मैं कुछ कर सकी। आपको क्या लगता है, क्या आज की मुस्लिम महिला अपने इतिहास से कट चुकी है सोसाइटी में, समाज में? मुस्लिम महिला, आपने काम किया है, तब की महिलाओं को के ऊपर काम किया है, और आज आप अपने आसपास काम में जब करती हैं तो देखती होंगी, तो जेंडर की बात भी आप करती हैं, तो क्या आज जो मुस्लिम महिला है वो कुछ अलग तरीके से है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आज की मुस्लिम महिला अपनी तारीख से, अपनी जो हिस्टोरिकल जो उनका कंट्रीब्यूशन था उससे अलग हो गई है। ये बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि वो जो रही हैं उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी शिकार रही हैं। मैं वही कहना चाह रही थी, मतलब सबसे बड़ी वो शिकार बनती गई, और वो अनफॉर्चुनेटली वो खुद को शायद उसमें एक तरह से ट्रैप पाई, वो सब्जेक्ट बन के रह गई। वो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी वो सबके लिए, आउटसाइडर्स के लिए भी, चाहे वो बाहर से आप वर्ल्ड वाइड बात करिए, इंटरनेशनली एकेडमिशिया जो भी, उनको भी मुस्लिम महिलाओं पे काम करना है, जो हमारे इंडियन स्कॉलर्स हैं उनको भी काम करना है। हर एक की जो मतलब कि एक फोकल पॉइंट जो है मुस्लिम औरत है। तो उस चकाचौंध में मुस्लिम औरत अपनी रियल स्पेस को शायद वो भूली तो नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं वो मिसिंग होता गया, वो पार्ट, उसकी जो एक रियल स्पेस, उसके रियल इश्यूज उसमें दब के रह गए। रियल इश्यूज के बारे में चर्चा करेंगे तो मतलब मुस्लिम महिलाओं की जब हम बात करते हैं, तो ट्रिपल तलाक, ये सारी चीज़ें, ये सब मतलब जैसे लगता है कि मुस्लिम महिलाओं के मुद्दे सिर्फ यही हैं, शरीयत लॉ या उससे रिलेटेड है। हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि कितनी महिलाएं उससे प्रभावित हैं। क्या मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा रोज़गार, शिक्षा, ये सब नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मतलब जो एक डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें क्या उनका कंट्रीब्यूशन, उसमें उनके योगदान की हमें बात नहीं करनी चाहिए, बजाय
उसके कि उनको हम एक तरह से, मुझे लगता है कि उनको हम बैकफुट पर पुश करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके के डिबेट डिस्कशन में कुछ चीजें होती हैं कि वो ऑटोमेटिक वो निकलेंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, और ये सिर्फ मुस्लिम महिला के साथ नहीं है, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी की औरतों के साथ भी हो सकती है, वो दूसरी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, अनफॉर्चुनेटली जब हम माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम महिला होती है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है। ये सिर्फ मुस्लिम महिला के लिए नहीं, बल्कि दूसरी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, उन महिलाओं के मुद्दे इसमें कहीं ना कहीं दब जाते हैं, और वो मतलब वो सामने नहीं आ पाता है। तो महिला को एक यूनिफॉर्मिटी में देखने की ज़रूरत है। एक मतलब एक किसी भी, मतलब मैं और आप दो अलग अलग कम्युनिटी की हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका दर्द अलग है, हमारा दर्द अलग है, आपका खून अलग है, हमारा खून अलग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, दोनों का रंग लाल है और दोनों के मुद्दे सेम हो सकते हैं, दोनों की फीलिंग सेम हो सकती है, दोनों सेम तरीके की पैट्रियार्की से की ऑप्रेस की हुई है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि उसको एक सब्जेक्ट के तौर पे नहीं देखने की ज़रूरत है, उसको एक इंसान की तरह देखने की उसको एक लीडर के रोल में देखने की ज़रूरत है, उसको लीडरशिप देने की ज़रूरत है। आप उसकी आवाज़ बनने की कोशिश न करिए, उससे आवाज़ देने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है वो बहुत ऑप्रेस्ड है, बहुत बैकवर्ड है, दबी कुचली है, तो उसको आवाज़ देने की कोशिश करिए, न कि उसकी आवाज़ बनिए। अब आपने इतना काम किया है, आपको लगता है कि ये जो आवाज़ देने की बात है, आवाज़ जब होती है तो इंसान अपनी आवाज़ खुद बुलंद करता है जी। अगर हम दूसरे से उम्मीद करें कि कोई आकर आपको हमें कहेगा कि भाई अब हम तुम्हें इजाज़त देते हैं, आप आवाज़ बुलंद करो, तो ये वाली बात तो चाहे कोई भी किसी भी धर्म की महिला हो, किसी भी माइनॉरिटी में भी अलग अलग माइनॉरिटीज़ हैं, तो कौन देगा उनको ये सहूलियत कि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर पाए? कैसे करेंगे आप इसको? देखिए, पहली बात तो महिलाओं को वो इंतज़ार छोड़ देना चाहिए कि कोई आकर उनको लिबरेट करेगा, कोई उनको आकर अधिकार दिलाएगा। आपको खुद से स्ट्रगल करना है, अपने स्पेस को खुद से पाना है, खुद से ही आपको संघर्ष करना है और सामने आना है। बट एक ऐसा वक्त होता है कि जब आप उनको खुद से सोचने समझने के लिए फ्री छोड़ दीजिए। उनके ऊपर अननेसेसरी के रेस्ट्रिक्शन, उनके ऊपर अननेसेसरी की अपनी आइडियोलॉजी को मत थोपिए, तो वो खुद ब खुद बाहर निकलेंगे। और निकल नहीं, ऐसा नहीं, मुस्लिम महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं किसी भी क्षेत्र में, देखिए तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो सारी महिलाएं को दबी कुचली हैं। मैंने कहा ना कि बजाय उसके कि कम्युनिटी में देखने की हम एक महिला के क्लास के, उसके कास्ट के एंगल से देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हाँ, उनको एज महिला ही देखा जाए, और वो किसी भी कम्युनिटी की महिला के साथ हो सकता है। सेम चीज़ मुस्लिम आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत शिक्षित हैं, हाईली एजुकेटेड हैं मुस्लिम महिलाएं, डॉक्टर्स हैं, PhDs हैं, आप भी प्रोफेसर हैं और जीवन के हर क्षेत्र में जा रही हैं, डिफेंस सर्विसेज में भी जा रही हैं। अभी मेरा खुद का अनुभव है, मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी और फिर मैं आपसे सवाल करूँगी। एक डॉक्टर थी, अच्छी पढ़ी लिखी, बहुत अच्छी। जब तक वो क्लिनिक में रहती थी तो आराम से जैसे सभी ड्रेस होती है वही पहन के रहती थी, लेकिन जब उनको बाहर निकलना होता तो वो अपना सर भी ढकती थी और अपना बदन भी ढकती थी पूरी तरह से। तो एक बार वो थोड़ी सी उनसे मेरा परिचय अच्छा हो गया था, तो एक बार मैंने उनसे कोशिश की, बहुत हल्के से पूछने की कोशिश की कि यहाँ से लेकर आप जब घर जाएंगी, या उनका घर 15-20 किलोमीटर दूरी पर है, तो रास्ते में आपको कोई भी नहीं जानता होगा कि आप मुस्लिम हैं, लेकिन जैसे ही आप पर्दा लगा लेती हैं या सिर ढक लेती हैं तो आपकी पहचान एक मुस्लिम महिला के रूप में सिमट कर रह जाती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये आप इसको अवॉइड कर सकती हैं, इसको रहने दें, या बिल्कुल ही रहने दें? घर तक कैसे जाएं, क्योंकि आप में और किसी और दूसरे धर्म की महिला या इवन पुरुषों में कोई फ़र्क थोड़ी है, क्योंकि आप भी वही काम कर रही हैं जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है। तो उनकी तरफ से थोड़ा सा हमें लगा कि वो हमारी बात से खुश नहीं हुई, उन्होंने जवाब भी थोड़ा ऐसा ही दिया। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये कौन सा मानसिक बंधन है या कौन सी कंडीशनिंग है, कौन सी, अगर मैं ब्रेन वॉशिंग शब्द यूज़ करूँ तो क्या चीज़ ऐसी है जो आज भी महिला को सबसे ऊंचे पेडेस्टल पर पहुंचने के बाद भी इन बातों में अभी भी उलझाए रखती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात से मतलब थोड़ा सा डिसएग्री होते हुए ये कहूँगी कि किसी की आइडेंटिटी को और किसी की जो मेंटल सोच को या जो भी चीज़ उसकी हो सकती है, उसके ड्रेस पैटर्न से हम नहीं समझ सकते। आप ये नहीं एसेस कर सकते कि वो डॉक्टर है
और जब वो अपनी क्लिनिक में बेनकाब या बेहिजाब, जी। वो किस तरीके का पहनती थी मुझे नहीं आइडिया है, वो हेड सिर्फ कवर करती थी या पूरा नकाब ओढ़ती थी, ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। नकाब पहनना मतलब पूरी बॉडी को कवर करना, और हिजाब पहनने का मतलब है कि अपने हेड को कवर करना। तो ये उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। और ये जो पर्दे का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, बहुत मिसकंसेप्शन है मुस्लिम्स स्पेशली। अच्छा हुआ आपने ये बात बार बार उठती रही और करंटली भी बहुत ये फोकस रहा है। पर्दे का जो पूरा कॉन्सेप्ट रहा है, पहली बात तो हमें बहुत सख्त ज़रूरत है कि इससे हम मुस्लिम्स को डिसएसोशिएट करें। मुस्लिम्स को मतलब मुस्लिमों को इससे हमको थोड़ा सा उनको फ्रीडम देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्दा, ये हिजाब सिर्फ मुस्लिम का लाया हुआ नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ये मतलब दुनिया की तमाम जितनी भी कम्युनिटी रही है, ये सिविलाइजेशन रही है, उसमें पर्दे का कॉन्सेप्ट रहा है। इस्लाम तो बहुत लेटेस्ट रिलीजन रहा है ना। आप जितने भी मतलब एंशंट सिविलाइजेशन में देखिए, आप ज्यूज़ में देखिए, क्रिश्चियनिटी में देखिए, नन्स वगैरह क्या है, ये भी तो एक तरह का हिजाब है ना, पर्दा है। बट उनको हम कभी डिस्कशन का पार्ट नहीं बनाते। उसी तरीके से घूंघट का अगर हम कॉन्सेप्ट लें नॉर्दर्न इंडिया का, बट उसको हम पर्दे की कैटेगरी में नहीं रखते। बट जैसे ही मुस्लिम औरत एक मतलब हेड को कवर करती है तो हमें लगता है कि वो बहुत ऑप्रेस्ड है। ऐसा नहीं होता। मैं भी जिस घर से हूँ, और मतलब मैं अपनी जो अपनी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन तो बिल्कुल क़तई नहीं एजुकेटेड हूँ। मेरी नानी दादी उन लोगों ने फॉर्मल एजुकेशन घर में ली, लेकिन मेरी मदर, मेरी जो मासी वगैरह है, वो सारी यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई की और सबने नकाब में की। मैं अपनी फैमिली की पहली लड़की हूँ जो बेनकाब निकली। मतलब मैंने नकाब नहीं ओढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे ऊपर किसी तरीके का फोर्स किया गया मुझे, या किसी तरीके का मुझे किया गया, या मुझे छूट दी गई, बल्कि मैंने नकाब नहीं ओढ़ा। और मैं बहुत चाहती थी, क्योंकि घर आसपास का जो कम्युनिटी का एनवायरनमेंट था वो सारी नकाब में होती, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था बेनकाब निकलना। तो हमने चाहा शुरू में इनिशियली, तो मुझे सबने डांट कर, अरे तुम नकाब ओढ़ोगी और ये छोटी सी तो हो। मतलब मैं उन लोगों के लिए छोटी सी बनी रही बहुत ज़माने तक। तो ये थी, तो मतलब मैं ये कहने का मतलब कि वो मेरी चॉइस थी कि मैं उस वक्त नकाब ओढ़ना चाहती थी। अब मेरी चॉइस है कि मैं नहीं ओढ़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है। बाद में हेड कवर करने लगे, फिर वो भी नहीं किए। तो ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन मेरी मम्मी या मेरी मासी लोग, जिन लोगों ने नकाब ओढ़ा, नकाब के साथ अपनी एजुकेशन ली, जॉब की, टीचिंग में, मैं टीचिंग कम्युनिटी फैमिली से हूँ। मेरी मदर यहाँ शादी जहाँ हुई, मेरी मदर इन लॉ सब टीचर्स नहीं रहे, गवर्नमेंट टीचर्स रहे, सब रिटायर हो चुके। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि नकाब या पर्दा ऑप्रेस करने की चीज़ है। ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। और इस्लाम में, पहली बात मैं इसको क्लियर करना चाहूँगी कि इस्लाम में जो पर्दे का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो पर्दा सिर्फ औरत से नहीं एक्सपेक्ट करता, वो पर्दा मर्द से भी करता है। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पर्दा, नकाब की बात करते हैं तो सिर्फ औरत टारगेट होती है और मुस्लिम औरत होती है। इस्लाम में सूरह अहजाब में आयत नंबर, जो पहली आयत है, वो मर्द को एड्रेस करती है कि लोअर योर गेज, मतलब अपनी नज़र को नीचे करो। फिर उसके जो उसके बाद वाली जो आयत है उसमें औरतों को एड्रेस करती है। यानी इस्लाम अपने साथ पर्दा, हिजाब यानी मॉडेस्टी की बात करता है, वो नकाब या बुर्के की बात नहीं करता। एक मॉडेस्ट ड्रेस की बात करता है, वो मर्द और औरत दोनों से करता है। मर्द को पहले एड्रेस करता है, औरत को बाद में। इसके मतलब मर्द पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्दा करने की, जो भी चीज़ है। लेकिन ये बहुत ही मतलब एक तरह से जिसको कहा जाए कि एक बैड प्रैक्टिस के फॉर्म में ये प्रिवेलेंट हो गई कि मर्द तो कैसे भी बाहर निकलें, किसी भी टाइम निकलें, कुछ भी करें, उनको सारी फ्रीडम है। और औरत जब करती है तो उसको लगता है हमें कि वो ऑप्रेस्ड है, दबी कुचली और पैट्रियार्की की सफ़र। ऐसा नहीं होता। बहुत सारी जो बेनकाब औरतें हैं वो भी बहुत ऑप्रेस्ड हो सकती हैं, वो भी बहुत दबी कुचली हो सकती, और बहुत सारी जो नकाब के अंदर औरतें रही हैं वो बहुत फ्री हो सकती, बहुत लिबरेटेड हो सकती, तमाम राइट्स को अपनी एक्सरसाइज करती हैं। ये जो एक ओरिएंटलिस्ट डिबेट है कि मुस्लिम औरतों को दबी कुचली, एक केज्ड बर्ड के फॉर्म में देखने की, हमें ज़रूरत है उस मेंटालिटी से बाहर निकलने के लिए, उस सोच को बदलने की ज़रूरत है। मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे अपनी बताना चाहती हूँ। इसमें आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जो आप कह रही हैं बिल्कुल 100% ठीक बात है। जैसे वो पढ़ी लिखी महिला थी, वो उनकी पर्सनल चॉइस थी कि वो अपना सर ढक के जाएंगी। मैं कह रही हूँ यदि कोई मुस्लिम, जैसे आप खुद भी बता रही हैं कि आप बेनकाब रहती हैं, और हाँ, मैं पहली हूँ अपनी फैमिली से। तो क्या आपने, मैं आप ही को लेके पूछ लेती हूँ, तो आपके परिवार ने तो प्यार से आपसे कहा कि छोटी सी तो हो, क्यों करोगी? मेरे नाना मियाँ जो बहुत सख्त थे पर्दे को लेकर, वो उनका ये था, उनका मैं स्टैंड होता, अरे ये पर्दा नकाब ओढ़ेंगी। मेरे अब्बू का भी यही कहना था, सबका कहना। और ये तो घर के परिवार के लोग
प्यार से, और वो क्योंकि अफेक्शन होता है, अफेक्शन होता है, मैं हाँ, इकलौती थी और जी, लाड प्यार में थी, हाँ। ये भी हो सकता कुछ है। जैसे और समाज के लोग होते हैं, जैसे जब जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे और भी लोग रहते हैं उन जो लोगों कि, को वो प्रॉब्लम थी, हाँ मेरे वही, बेनकाब रहने से उन लोगों को हाँ प्रॉब्लम थी, हाँ सबको प्रॉब्लम थी। तब तक प्रॉब्लम थी जब तक मैंने पढ़ाई की। जब मैं कुछ बन गई तब उनको लगा कि हाँ इसने कुछ अचीव किया, इसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया। बट उनको मतलब लाइक एक तरह के सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो एक तरह की डेविएटेड तरीके से देखने की उसको वो चीज़ थी। तो एक मुस्लिम औरत को वो फ्रीडम देनी चाहिए कि वो एक सोशल प्रेशर को किस तरीके से उसके साथ नेगोशिएट करती है, किस तरीके से उसके साथ एडजस्टमेंट करती है। अगर सोसाइटी एक नकाब या हिजाब कर लेने से उसको शरीफ समझने लगती है तो ठीक है भाई, उनको समझने दो शरीफ है, या तो ठीक है वो अपने हिजाब कर रही है, वो शायद कम्युनिटी प्रेशर में कर रही हो, हाँ, हमें ये भी नहीं पता ये है भी नहीं ना, पता लगता है, क्योंकि उस डॉक्टर्स के लिए वो जो जिन डॉक्टर की आप बात करें, हमें नहीं पता ना कि उनके ऊपर किस तरीके के प्रेशर। शायद उनके लिए एक ये एक चॉइस थी कि वो हिजाब के साथ जाएंगी तभी उनको उस क्लिनिक में जाने के लिए। घर, खानदान, फैमिली, जो ऑनर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हम वो औरत को उसके ऊपर डाल देते हैं। हाँ, उसके जो तमाम समाज के ठेकेदार हैं वो औरत को उसी नजरिए वही से वाली देखते बात हैं। आ गई नहीं कि औरत को सब्जेक्ट बना दिया गया, सब्जेक्ट बना दिया उसको गया है, एक तो उसको पहचान एक उसकी अपनी स्पेस नहीं प्रोवाइड है, किया हाँ। जाए और वो फिर और एक धीरे और धीरे चीज, ग्रेजुअली अपने को इमर्ज करेगी। जैसे मैंने बताया ना कि मैं शुरू में हेड कवर करती थी, लेकिन फिर मुझे लगा ये क्या हेड, पूरी ठीक है। पूरी डिबेट का जो निचोड़ निकल के आया है वो ये है कि महिला को, अगर वो हाईली एजुकेटेड है, शिक्षित है, तो वो उसकी चॉइस होगी कि उसकी वो choice है, dress सोसाइटी के प्रेशर में प्रॉपर आकर कपड़ा कवर दोनों के करे लिए है। या ना करे। प्रॉपर कपड़े की बात हम दोनों के और लिए जब करते पढ़ हैं। लिख करके आपकी जैसी विद्वान बन जाएगी तो घर के नाना मियाँ तो कहेंगे ही कहेंगे, समाज के लोग ये भी आपके कहेंगे कि नजरिए से क्या विद्वान जरूरत बन है। गई, वरना आज भी मैं अपने को एक स्टूडेंट ही समझती हूँ ये हिस्ट्री तो की। आपका बड़प्पन है, देखिए जी, मैं तो आज भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ हम और हमेशा स्टूडेंट रहते हैं अपनी हमेशा पूरी स्टूडेंट जिंदगी, रहते हैं। और वही लोग स्टूडेंट बनकर ही सबसे ज़्यादा काम करते हैं। अब जैसे मुस्लिम महिलाओं के संपत्ति के अधिकार हैं, विरासत के अधिकार हैं, थोड़ी बात उन पर कर ली जाए। बिल्कुल, बहुत ही ज़रूरी है आज के ज़रूरी दौर है, में। पावर डायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस हाँ प्रॉपर्टी का, क्योंकि पैट्रियार्की कैसे चलती है, वो जो समाज के जो ठेकेदार मर्द हैं वो क्यों हमारे ऊपर रूल करते हैं, क्योंकि तमाम रिसोर्सेज पर एक्सेस उनका है, और इस जो एक्सेस है इसके डायनेमिक्स को चेंज करने में प्रॉपर्टी का जो राइट है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो कुछ बताएंगे? मुस्लिम औरतों की जब हम बात कर रहे हैं हक की, तो मुस्लिम औरतों से रिलेटेड हमने निगेटिविटी तो खूब प्रसारित की, और सबको पता है कि क्या क्या इनके साथ प्रॉब्लम है, कैसे कैसे इन इश्यूज को उठाया जा सकता है। बट मुस्लिम महिलाओं के साथ बहुत सी पॉजिटिव चीज़ भी है, उनके राइट्स की, उनके हक की बात करते हैं। और कम लोगों को पता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में अगर औरतों की हम बात करें, मुस्लिम कम्युनिटी में औरतों को लीगल एंटिटी का जो लीगल एंटिटी का एग्जिस्टेंस का उनका जो पूरा एक एक्नॉलेजमेंट है वो उस वक्त मिली हुई थी जबकि दुनिया के तमाम डेवलप्ड कंट्री भी अपनी औरतों को एक लीगल एंटिटी नहीं कंसीडर करते थे। औरत को एक सेकंड क्लास सिटीजन की कैटेगरी में रखते थे। चाहे वो यूरोप की बात करिए या अमेरिका की बात करिए, औरत एक लीगल एंटिटी नहीं कंसीडर की जाती थी। औरत को ना प्रॉपर्टी में राइट्स था, ना अपने बच्चे पर राइट था, अपनी बॉडी का राइट्स था। वो एक डिपेंडेंट पर्सनालिटी के तौर पर उसका पूरा एक तस्वर था उस समाज में और उस पूरे कानून और उसकी हैसियत में, जब तक जॉन स्टुअर्ट मिल की वो बुक सब्जेक्शन ऑफ वीमेन नहीं आ गई। बट मुस्लिम औरत को वो एक अपनी उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी उसको उसके पैदा होने के साथ मिल जाती है, वो तमाम राइट्स और हक, और सिमिलरली उसको प्रॉपर्टी में भी शेयर है क्योंकि वो उसको लीगल एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेजमेंट है कानून के अंदर। बट ये बहुत अनफॉर्चुनेट रहा कि शरीयत लॉ, जो पर्सनल लॉ इंडिया में जो इमर्ज हो रहा है वो कॉलोनियल प्रेजेंस में हो रहा है, ब्रिटिश प्रेजेंस में हो रहा है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो मतलब कि पास होता है 1937 में, और उसमें मुस्लिम औरतों को शरीयत लॉ के हिसाब से गवर्न होंगी, वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट की गई। सिर्फ एक चीज़, प्रॉपर्टी को देखिए कि किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से हाफ पॉपुलेशन को डिप्राइव करने के लिए एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाती है कि ठीक है, प्रॉपर्टी के मामले में एक मुस्लिम फैमिली के पास चॉइस होगी कि वो कस्टमरी लॉ को फॉलो करेगा या शरीयत लॉ को फॉलो करेगा। अगर शरीयत लॉ को फॉलो करता तो बेटी भी एग्रीकल्चर लैंड, किसी भी तरीके की ज़मीन जायदाद है उसमें हिस्सेदार होती। बट कस्टमरी लॉ जो होता है वो सिस्टमेटिकली औरतों को, लड़कियों को उस प्रॉपर्टी राइट से एक तरह से उसको उससे एक्सक्लूड कर देता है, उसमें उसका कोई सी नहीं है, इस तरीके की प्रॉपर्टी में शेयर नहीं है। और ये चॉइस दी गई शरीयत लॉ के अंदर
कि ये मतलब सारे प्रोविजन तो इस्लामिक लॉ से, मैरिज, डिवोर्स, सब कुछ तो इस्लामिक लॉस होंगे, बट प्रॉपर्टी में एक चॉइस होगी। तो कैसे पैट्रियार्की वर्क करती है, कैसे काम करती है। तो दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी कि इंडिया में जो ये जो पर्सनल लॉ का पूरा इमर्जेंस है, स्पेशली जब मुस्लिम लॉ की बात करते हैं, तो मुस्लिम लॉ यहाँ पर वो लॉ नहीं है जो कानून जो कुरान में है, जो मतलब शरीयत के हिसाब से होना चाहिए। जो यहाँ पर जो लॉ इंडिया में जो इमर्ज हो रहा है वो एंग्लो मोहम्मडन लॉ है, जिसमें ब्रिटिश कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है, जिसमें इंडिया के कस्टमरी लॉज भी इंक्लूडेड है। तो वो एक जो खिचड़ी बनकर जो लॉ सामने आ रहा है, उसमें एक औरत सब्जेक्ट के तौर पर ही औरत की जो एक पोजीशन जो इक्वल की थी वो नेगोशिएट नहीं कर पा रही है। तो क्या समाधान हो पूरी स्थिति का, कैसे होगा और कब तक हो सकता है, क्या इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, अगर हम कानूनन बात करें, अगर हम लीगली बात करते हैं, तो ये प्रॉब्लम हर कम्युनिटी के लॉ में रह गई है कि औरत की जो लीगैलिटी है, जो इसके राइट्स हैं, उसको डिप्राइव करने की स्ट्रैटेजी हर लॉ के अंदर वो मेंटेन करके रखी गई है। चाहे वो कोई भी, आप जो रशियन लॉ ले लीजिए, पारसी लॉ में अगर एक पारसी लड़की गैर पारसी से शादी करती है तो वो तमाम रिचुअल्स, तमाम राइट्स से वो डिप्राइव हो जाएगी, बट हम उस पर बात नहीं करते। हमें मुस्लिम औरत नजर आती है, कि मुस्लिम औरत को एक लीगल एंटिटी का एक्नॉलेजमेंट है, इक्वालिटी का, वो सारी चीज़ें बातें। सिमिलरली अगर आप हिंदू सक्सेशन एक्ट में बात करें तो हिंदू डॉटर्स को पार्टनर का पूरा राइट मिला हुआ है। लेकिन जब आप स्टेट लॉज के थ्रू किस तरीके से सिस्टमेटिकली मैरिड डॉटर और अनमैरिड डॉटर का कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है, बहुत सारे स्टेट लॉज, जैसे यूपी का स्टेट लॉ है जो डिस्क्रिमिनेट करता है कि एग्रीकल्चर लैंड में एक मैरिड डॉटर क्लेम नहीं कर सकती। तो क्या अब उस 1956 का या 2000 अमेंडमेंट का क्या हुआ? उसके आगे, गाड़ी के आगे आपने काट लगा दी स्टेट लॉ के थ्रू, क्योंकि लैंड इज सब्जेक्ट टू स्टेट। बिल्कुल, लैंड लॉ जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। अब स्टेट लॉ जो है मैरिड डॉटर को डिप्राइव कर रहा है। अब या तो लड़कियां शादी करना छोड़ दें, और या तो अगर उनको प्रॉपर्टी में, एग्रीकल्चर लैंड में क्लेम करना है, तो फिर वो मतलब एक तरह से ये प्रॉब्लम हर जगह है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जेंडर जस्ट सोसाइटी लाने के लिए एक फ्री माइंड से यूनिफॉर्मली सबको बात करने की ज़रूरत है। मुझे तो लगता है कि शायद सब रिलीजन से पॉजिटिव चीज़ों को लेकर, जिस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, जिस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ, अगर मैं एक मुस्लिम होने के नाते बात करूं तो मोर और लेस जो है सारे लॉज जो है वो कहीं ना कहीं शरीयत लॉ का ही रिफ्लेक्शन है। आप मैरिज की बात करिए, मैं मैरिज से शुरू करती हूँ। मैरिज की अगर बात करिए तो दुनिया के तमाम रिलीजन जो है मैरिज को एक सैक्रेड बॉन्ड के फॉर्म में देखते हैं। बिल्कुल, फॉर हिंदूज इट इज अ सैक्रेड बॉन्ड फॉर 7 बर्थ, फॉर ज्यूज इट इज अ सैक्रेड बॉन्ड फॉर 1 बर्थ, एंड फॉर क्रिश्चियन इट इज अ सैक्रेड बॉन्ड फॉर 1 बर्थ। बट इस्लाम के साथ एक कॉन्ट्रेक्चुअल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आ रहा है। उसी कॉन्ट्रेक्चुअल बॉन्ड को मॉडर्न लॉ, जो सिविलाइज्ड जो नेशन है, सबने उसको फॉलो किया। तो कहीं ना कहीं वो शरीयत लॉ का कॉन्सेप्ट वहाँ पर आया एक कॉन्ट्रेक्चुअल बॉन्ड में, क्योंकि कहीं और तलाक का प्रोविज़न नहीं था। कुछ मतलब एक सर्टेन सर्कमस्टेंसेस को छोड़कर तलाक का प्रोविज़न नहीं था। बट मैरिज को डिसॉल्वेबल बनाने के लिए, मैरिज को एक तरह से बॉन्ड को डिसॉल्व किया जा सकते, वो कॉन्सेप्ट इस्लाम से आया। सिमिलरली दूसरे लॉज को भी हम इसी तरीके से शायद एक बैठकर एक फ्रेमवर्क आना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि फ्रेमवर्क आना चाहिए कि किस तरीके के लॉ की, किस तरीके के हम कानून की बात करते हैं। इस्लाम में एडल्ट्री मतलब एक तरह से बहुत बुरी समझी गई है एडल्ट्री के लिए, बट देखिए आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है, कितने सारे लॉज एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट के 2018 में डिक्रिमिनलाइज कर दिया। अभी शैली महाजन का केस आया। शैली महाजन के केस में मतलब एक लाइक एक क्या वो उसमें टॉर्ट लॉ को, जिसमें कि एक वाइफ जो है वो हस्बैंड की जो भी उसकी मतलब पार्टनर है उसको भी उसके अगेंस्ट सूट कर सकती है। तो इस तरीके की जो लॉज हैं, यानी कि मैरिज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको याद कराने के लिए कहीं ना कहीं कोर्ट को बार बार इंटरवीन करना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को बदलते सिनेरियो में हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है कि लाइक एक कम्युनिटी को हम बार बार बात करने के बजाय हमें वो तमाम लॉज को एक बार फिर से रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। और उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरत है कि उस कानून को समझने वाले कितने लोग हैं, क्योंकि कानून तो हम बना देते हैं, इम्प्लीमेंट तो किस पर होना है, हम पर और आप पर होना है। हमें उसकी अवेयरनेस है कि नहीं, इसको भी तो हमें इवेलुएट किया जाए। लोगों को कानून के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। डेटा के हिसाब से अगर ले तो ओनली 3.4% जो मर्द हैं वो अवेयर हैं कि औरतों से रिलेटेड
रिलेटेड क्या क्या स्पेसिफिक कानून है। 2.6% औरतों को पता है कि औरतों से रिलेटेड क्या क्या स्पेसिफिक कानून है। ये डेटा मतलब एक तरह से ये चीज़ें इंडिकेट करता है। तो हमें ज़रूरत है कि कानून को बनाने से ज़्यादा बेहतर है कि जो कानून ऑलरेडी हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचें, लोगों को अवेयर करने के लिए सोचें, लोगों को लीगली सेंसिटाइज करने, स्पेशली महिलाओं को कि उनके क्या हक हैं, क्या कानून में उनको स्थान दिया गया, उसको उनके बताएं। ना कि हम मतलब एक कम्युनिटी ओरिएंटेड जो टारगेट है उसको हमें कहीं ना कहीं चेंज करने की एटीट्यूड की पिछले जरूरत है। दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके काफ़ी हो हल्ला हुआ देश में, और जैसे उत्तराखंड में लागू हो गया, और उत्तराखंड में लागू हो गया, लेकिन उत्तराखंड में आपने कस्टमरी लॉ को तो स्पेस प्रोवाइड किया ना। हाँ, तो फिर बात तो वहीं आ गई ना, कस्टमरी लॉ की बात जहाँ आप कर देते हैं तो वहीं पर बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। मतलब एक ब्लैक एंड व्हाइट में बात करिए, और हमें पता करने, हमें ये जानने की जरूरत है क्या हम उस पोजीशन में आ गए कि ब्लैक एंड व्हाइट में हम लॉ को लगा सकते हैं। ये चीज़ है। तो कानून जो है, मतलब आपको लगता है कि बिना सामाजिक संरचनाओं के महिलाओं को न्याय नहीं दे सकता? जब चेतना है वो जरूरी है ना, जरूरी, जब तक बहुत जरूरी है। हाँ, उसको जब तक हम इंक्लूड नहीं करेंगे, देखिए सोच को नहीं हिस्टोरिकली बदलेंगे। एक एग्जांपल ले लीजिए कि 1856 का जब विडो रीमैरिज आया तो उसका कितना विरोध हुआ था, कितना विद्रोह हुआ था, कितना विरोध हुआ था। उसी के लिए माना जाता है कि 1857 का पूरा रिवोल्ट हुआ है। तो एक समाज को जब तक आप उसको लाइक एक तरह से उसको आप अवेयर नहीं करेंगे, तब तक हमें नहीं लगता कि कानून बने। फिर आप कहेंगे कि 21वीं सदी में आ गए, लोग एजुकेटेड है, सारी चीजें, बट सारी औरतें जो ना तो प्रीता हरित है ना फिरदौस अजमत है। हमें ये भी देखने की जरूरत है ना, हम दिल्ली में रहकर बात कर रहे हैं, हम किस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। इंडिया जो है वो गांव में बसता है, बिल्कुल ना, इंडिया तो गांव में बसता है। उन गांव की औरतों को, उनकी रेस्ट्रिक्शंस को, उनकी कल्चरल वैल्यूज को, नॉर्म्स को, उनको भी हमें समझने की ज़रूरत है। और वो सारी चीज़ों के साथ अगर हम इस कानून की बात करें, कानून को ना चेंज करने की ज़रूरत है और ना कानून को हमें इम्प्लीमेंट करने के बारे में हमें सोचना चाहिए जो ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग कानून। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया का बेहतरीन कानून औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए देता है। कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज में, मेरी एक फ्रेंड जर्मन फ्रेंड थी, तो उस वक्त वो मैटरनिटी लीव पे, तो पता चला कि वहाँ पर हाफ प्रोटेक्टेड सैलरी उनको मिलती है मैटरनिटी लीव पर। हम फुल प्रोटेक्टेड सैलरी देते हैं, हम चाइल्ड केयर लीव का प्रोविज़न देते हैं, हम बहुत सारे राइट्स औरतों को देते हैं, बट साथ में हमें ज़रूरत है कि लोगों को अवेयर कराएं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। आपने जेंडर को लेकर बहुत काम किया है, आपने जनसंख्या पर भी काम किया है। जी, थोड़ा अपने काम के बारे में बताइए, कैसे क्या आपने एक नया अलग डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश हो गई। यस, मैंने काम के, मैंने जैसे मैं आपके भी सारे काम को कवर करना चाहती हूँ, इसलिए अच्छा एक दिन में मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कई दिन लग जाएंगे, बट हाँ, सेंसस रिपोर्ट की जब बात की, और ये बहुत सेंसिटिव इशू है और बहुत ही लाइक एक हॉट डिबेट जिसको कहा जाए, वो 19 से, बट मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये रहा है कि जो डिबेट 19th सेंचुरी में चल रही थी, जो डिबेट अर्ली 20th सेंचुरी में चल रही थी, वो आज भी वही चीज़ चल रही है, और कहीं ना कहीं हम वहीं अटक के रह गए। जैसे मैंने सेंसस रिपोर्ट पे काम किया, मैंने सेंसस रिपोर्ट की वो जितनी सारी रिपोर्ट्स हैं 1881 की, 1891 की, 1901, 1911, 1912 और 1921 एंड 1931 तक की सेंसस रिपोर्ट ने हमने एनालिसिस की। बड़ी मतलब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि जब पहली सेंसस रिपोर्ट आ रही है 1881 की, यूपी की सेंसस रिपोर्ट, डब्ल्यू वाइट की बात करें, तो उस सेंसस रिपोर्ट में ही कहा गया मुस्लिम्स आर इंक्रीजिंग रैपिडली एंड ऑल लूज कैरेक्टर, हिंदू वुमेन यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी को टारगेट करके मुस्लिम्स, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम औरत को एक फर्टाइल कैटेगरी के फॉर्म में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया गया, और एक कम्युनिटी, एक रिलीजन के साथ आपने फर्टिलिटी रेट को कनेक्ट कर दिया पहली सेंसस रिपोर्ट में, जबकि हमारे पास उसका कोई प्रीवियस डेटा नहीं था ये कंपेयर करने के लिए कि वो उनका प्रीवियस ईयर में क्या ग्रोथ रेट थी और इस ईयर में क्या हो, बट हमने ये जनरलाइज स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया। और ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि जिस वक्त सेंसस रिपोर्ट 1881 की आ रही है, उसी वक्त 1882 में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन भी आ रहा है। अच्छा। तो इलेक्शन एंड जो डेमोग्राफी की पॉलिटिक्स है, इट्स वेरी मच कनेक्टेड कि किस तरीके से मतलब एक तरह से इलेक्शन आ रहा है, जाहिर सी बात है मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी का हमें एक अवेयरनेस लानी है। मेजॉरिटी कम्युनिटी को लगेगा अच्छा ये तो बड़ी तेज़ से बढ़ रहे हैं, फिर से इतने साल इन्होंने रूल किया, फिर से आ जाएंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी सोचेगी अच्छा हम तो इतने दिन से रूलिंग इसमें रहे, अब तो हमारा नंबर कम हो गया। तो लाइक एक तरह से
किस तरीके की एक एंटागोनिज्म इसके थ्रू एक जो कम्युनल सीड है वो प्लांट की गई इस सेंसस रिपोर्ट के थ्रू, और अनफॉर्चुनेटली हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर वो इतनी तेजी से बढ़ रहे थे तो वो पॉपुलेशन गई कहाँ, नजर भी तो आनी चाहिए ना। बाद की रिपोर्ट में क्या कंपैरेटिव स्टडी निकली? मेरे जो एनालिसिस यूपी की सेंसस रिपोर्ट की रही है, तो डेटा वाइज देखें तो इस तरीके का कोई मतलब चेंज नहीं रहता, बट हाँ स्टेटमेंट हर सेंसस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। एक जनरलाइज स्टेटमेंट हर सेंसस रिपोर्ट में मिलेगा, चाहे आर बर्न की रिपोर्ट उठाइए, डब्ल्यू वाइट की रिपोर्ट उठाइए, बेली की रिपोर्ट उठाइए, सब में ये कह रहे हैं मुस्लिम्स आर इंक्रीजिंग रैपिडली। इसका क्या समाधान हो आपके अनुसार, क्या किया जाए, क्या बदलाव करे जाए सिस्टम में या सोच में? जो है पॉपुलेशन तो एक्सप्लोजन है ही इंडिया में, तो ज़रूरत है कि इसको एक बजाय इसको कम्युनिटी टारगेट करने के लिए एक लोगों को अवेयर, मैंने बार बार वही कहा ना कि जो औरतें हैं या कम्युनिटी जो है वो गांव में बसती है, तो उनको एक तरह से अवेयर करने की ज़रूरत है स्मॉल फैमिलीज़ के बारे में, उसके बेनिफिट्स और उसके जो ड्रॉबैक्स हैं बड़ी फैमिली के, वो सब समझाने की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि काफ़ी कुछ चेंज आ रहा है, लेकिन ऑलरेडी वो इतना एक्सप्लोड हो चुकी है पॉपुलेशन कि उसको एकदम सडन जो है लाना, कंट्रोल करना, कोई नोटिसेबल चेंज आना इतना आसान नहीं है ना, इतनी चीज़। चलिए अब फोर्सफुली भी नहीं कर सकते, वरना थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो तो देखो गवर्नमेंट के लेवल पे, पॉलिसी के लेवल पे, वो पॉलिसी मेकर्स का इशू है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपकी क्रिएटिव, जो आपकी जो पर्सनैलिटी है। आपने उर्दू में राइटिंग का काम किया है। आपका उपन्यास इकरा जो यूपी से उर्दू अकेडमी से अवॉर्डेड भी है, थोड़ा बताइए। अच्छा, आपने पहली नॉवल पर बात कर ली, वो तो थोड़ा पहले की हो गई थी। हाँ, अब मैं सारियों पे बात करूँगी। अच्छा इतना पॉसिबल है। तो खैर इकरा मेरी पहली नॉवल थी, और वो एक यूपी की ही, मतलब वो इलाहाबाद की। एक्चुअली मेरी तीनों नॉवल, चाहे वो इकरा हो, चाहे जिंदा हो, या अभी जो लेटेस्ट आई है रिंद, वो तीनों ही इलाहाबाद को के बैकड्रॉप में लिखी गई है। और इलाहाबाद में तो मैं नहीं रहती, लेकिन अपनी राइटिंग के थ्रू मैंने इलाहाबाद को अपनी यादों में ज़िंदा करके रखा हुआ है। तो वो जो कैरेक्टर हमारे हैं वो फ्लैशबैक में कहीं ना कहीं वो वहीं पर ट्रैवल करते हैं, और वहीं का सोशल स्ट्रक्चर, वहीं के इश्यूज़, ये हमारी नॉवल का एक मेन जो होता है वो होता है। इकरा भी एक मुस्लिम लड़की की स्ट्रगल की स्टोरी है। इकरा जो लीड कैरेक्टर है उसका नॉवल का, वो उसमें है, और ये सारी चीज़ें, उसकी एजुकेशन, उसके मतलब एक स्ट्रगलफुल लाइफ का ही उसमें दिखाया। उसमें बेसिकली जो उसमें ये है कि एक सिंगल मदर के फॉर्म में इकरा बाद में एक्सेप्ट करती है। वो तमाम पैट्रियार्की को, तमाम जितने कल्चरल नॉर्म्स हैं, कन्वेंशनल नॉर्म्स हैं, उनको रिजेक्ट करते हुए शादी ना करने का फैसला करती है, और एक बच्चे को अडॉप्ट करके अपने आप को सेटल करती है। तो उस नॉवल का जो एंड है वो इसके साथ होता है, एक पॉजिटिव नोट के साथ, कि ये भी एक ऑप्शन हो सकता है औरत की लाइफ में। ज़रूरी नहीं कि शादी करे, फैमिली बनाए, और वही फाइनल सोल्यूशन होता है किसी औरत की मतलब मैरिज। बड़े मतलब इस पर जब एक औरत इंटरविन करती है तो किस तरीके से राइटिंग्स को, किस तरीके से महिलाओं के मुद्दे को देखती है। अगर आप देखिए, फिर से हम हिस्ट्री में जाकर कंपेयर करने की कोशिश करें कि ईश्वरचंद विद्यासागर या जितने भी सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने री मैरिज एक सोल्यूशन के तौर पर देखा था विडोज़ के लिए। बट पंडिता रमाबाई जब आती हैं, पंडिता रमाबाई जो शारदा सदन, मुक्ति सदन, वहाँ पर महिला जो विडोज़ है उनकी रेमेडी का फॉर्मूला वो री मैरिज में नहीं देखती, वो उनको एम्पावर करने की बात करती हैं। वो उनको एक रेमेडियल करिकुलम उनके लिए डिज़ाइन करती हैं कि औरत एम्पावर्ड हो और अपनी लाइफ उसको कैसे बितानी है, ये उसको उसकी चॉइस होनी चाहिए कि वो शादी करना चाहती है या वो सेटल्ड होना चाहती है। तो उसको एम्पावर करने की ज़रूरत है। तो औरत का जब इंटरवेंशन होता है, सिमिलरली राइटिंग के भी प्रोसेस में, कि ज़रूरी नहीं है कि हर खूबसूरत लाइफ का एंड शादी और बच्चे के साथ हो, वो अडॉप्ट भी कर सकती है। अभी हम लोग पॉपुलेशन और इन सब चीज़ पर डिस्कस कर रहे थे, तो ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है ना, जहाँ पर इतने मतलब कि देश की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, तो ये भी एक चॉइस के तौर पर देखा जा सकता है। तो इकरा का वो एंड जो है वो इससे होता है। दूसरी जिंदान जो हमारी नॉवल है, सेकंड नॉवल, वो पैंडेमिक लिटरेचर में आती है। अच्छा। कोविड एंड लॉकडाउन में जो है जो लाइफ थी, वो फिर वही एक मुस्लिम औरत थी, उसकी कैरेक्टर है सकीना, एंड उसका हस्बैंड सईद। तो ये उस पैंडेमिक और वो जो सिचुएशन है कि एक दुनिया बिल्कुल थम गई थी, किस तरीके से लॉकडाउन में विमेन इश्यूज़ और जो बहुत सारे और भी इश्यूज़ उठ रहे थे, वो पूरा एक फैंटेसी दुनिया थी कि
दोबारा मतलब फिर से वो उसको एक रिकॉल करना पड़ रहा है कि क्या क्या चीज़ें लॉकडाउन में हुई, तो वो उस लाइफ को ही, डे टू डे लाइफ की एक काउंटिंग, एक डायरी के तौर पे अगर आप उसको वो देखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। थर्ड नॉवल जो मेरी अभी आई है रिंद, वो बड़ी अहम मेरी नज़रिए से इसलिए हो जाती है क्योंकि ये नॉवल जो है, जो मेरी पूरी मतलब पूरे 20-25 साल की जो पूरी जिसको कहेंगे कि मेरा सफ़र रहा है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर काम की, ये सारी काम की। तो उस नॉवल में 1947 जो पार्टीशन है उसको एक मतलब एक टर्निंग पॉइंट के फॉर्म में वो नॉवल देख रही है। और उसमें जो हमारी कैरेक्टर है गुलेराना और उसका जो हस्बैंड है, क्या नाम है उसका, यावर फरीदी, ये ऑक्सफोर्ड लंदन पढ़ने जाते हैं। एक मुस्लिम औरत देखिए 1940s में लंदन जा रही है पढ़ने, एजुकेशन लेने, लॉ की डिग्री लेने। फिर ये वो पीरियड है जबकि फ्रीडम स्ट्रगल अपने पूरे पीक पर था, उसके साथ उसका दूसरा फ्रेंड गोकुल भी है, वो तीन वहाँ जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं। एक लीगी मेंटालिटी का हो जाता है लड़का, उसको मुस्लिम लीग से इन्फ्लुएंस हो जाता है। दूसरी कांग्रेस इन्फ्लुएंस थी, मतलब गांधी जी और ये सारी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थी। वो कहती है कि मैं वापस इंडिया जाऊंगी, उसका हस्बैंड जिसकी वहीं पर शादी होती है वो कहता नहीं मैं लाहौर जाऊंगा। तो हस्बैंड वाइफ का यहीं से रास्ते अलग हो गए। वो वापस इंडिया आती है, वो लाहौर जाता है और ये पार्टीशन के बैकड्रॉप पर है। और इसमें दूसरी चीज़ ये कि वापस आने के बाद हमारी जो कैरेक्टर है, विमेन कैरेक्टर है गुलेराना, ना तो वो रिबेलियस है, ना तो मतलब उसे एक बागी औरत के तौर पर दिखा रहे हैं, और ना वो एक दबी कुचली हुई मतलब किसी के सामने सरेंडर करने वाली औरत है। वो अपनी वैल्यूज़, अपनी चॉइस, अपनी वो तमाम चीज़, अपनी आइडेंटिटी को समझती है, वो सारी चीज़ें। वो ड्रिंक करती है, वो एक मतलब एक मॉडर्न उस ख्याल की औरत के तौर पर दिखाया, एक लॉयर के तौर पे। अब जब वापस आती तो पता चलता है कि उसकी जो बुआ हैं वो भी यहाँ पर छूट गई और उसके जो फूफा हैं वो लाहौर चले गए। मतलब उस वक्त देखिए, हम जब फैमिली में बात करते हैं पार्टीशन के वक्त, तो हम ये भूल जाते हैं कि ये पार्टीशन जो है ये मतलब डिवीज़न जो किसके लिए हुआ था, मर्दों के लिए हुआ था। हाँ। ना, ये औरतों के लिए थोड़ी हुआ था, ये मर्दों के लिए हुआ था, क्योंकि मर्दों की अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस थी, एजुकेटेड क्लास था, उन्होंने चाहा कि डिवीज़न हो जाए ताकि हमारे मतलब जो एम्बिशंस हैं वो फुलफिल हो सकें, क्योंकि मेजॉरिटी इंडिया में हमें नहीं मिलेगा, माइनॉरिटी कम्युनिटी सोच रही थी, और दूसरी कम्युनिटी का मतलब एक तरह से नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा था, इस वजह से पार्टीशन हुआ। तो उन मर्दों ने चुना पाकिस्तान जाना, तो उनको जाने दिया औरतों ने, और वो औरतें यहीं वापस नहीं, उनको लिए अपनी डेढ़ी, अपना घर बहुत प्यारा था। एक दूसरी चीज़ जो पार्टीशन के बैकड्रॉप में हम लोग हमेशा से इग्नोर करते रहे, कि हम हमेशा पार्टीशन को हिंदू, मुस्लिम, सिख कम्युनल राइट्स के फॉर्म में देखते हैं। एक हम उस पूरी कम्युनिटी को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं जिनकी वजह से पार्टीशन हुआ। ब्रिटिश कम्युनिटी, स्पेशली जो यूरोपियन कम्युनिटी है या यूरेशियन कम्युनिटी है, क्योंकि उनकी जो नस्लें जो इस तरीके से जो ब्रिटिश फादर थे या जो इंडिजिनस क्रिश्चियन, जो नेटिव्स क्रिश्चियन थे, उनके जो उनके मतलब कोहैबिटेशन से जो बच्चे हो रहे हैं, वो बच्चे जो अनवांटेड हो गए, फादर उनका वापस चला गया इंग्लैंड, वो बच्चे यहाँ रह गए। तो इस तरीके की स्टोरी के साथ ये मैंने इसको बिनने की कोशिश की है कि वो औरतें जो कि पार्टीशन से सिर्फ मुस्लिम औरत नहीं अफेक्टेड हुई, हिंदी औरत नहीं हुई, सिख औरत नहीं हुई, पार्टीशन से नेटिव्स क्रिश्चियन वो औरतें जो इंडिया में रह गई थी वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई थी, और उनके साथ क्या क्या हुआ ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि हम उनको कभी भी उस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते। तो हमारी जो कैरेक्टर है विमला दास, डेजी, इस तरीके की जो कैरेक्टर क्रिश्चियन और इलाहाबाद की जब हम बात करते हैं तो इलाहाबाद को जो 1940s, 50s, 60s में कॉलोनियल इलाहाबाद एंड पोस्ट कॉलोनियल इलाहाबाद में यूरोपियन कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इलाहाबाद को सेटल करने में, इलाहाबाद को बढ़ाने में, वो कॉस्मोपॉलिटन जो शहर का वो डेवलप कराने में। सिविल लाइन का हमें नहीं मतलब कितने लोग जानते हैं, सिविल लाइन का मतलब जो सेटलमेंट था वो ब्रिटिश ने कराया था, कि वो सिविल लाइन जो होगी सिविलाइज्ड लोगों के लिए होगी, और वो सिविलाइज्ड लोकेलिटी में जो नॉन ब्रिटिश होंगे, नॉन यूरोपियन होंगे, वो अलाउड नहीं थे। वाइड जो रेशियल पूरा डिस्क्रिमिनेशन था, जिस नॉवेल का कहीं ना कहीं रेस, जेंडर, वो पूरे कॉन्सेप्ट को हमने इसमें आपने उर्दू में लिखे हैं, या तो हमें उर्दू सीखनी पड़ेगी। हिंदी ट्रांसलेशन मैं खुद कर रही हूँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका हो रहा है और जल्दी वो आएगा। तो हमें भी पढ़ने को मिलेंगे। और आपकी जो सोच है वो वाकई बहुत ही डायनामिक सोच है, बहुत ही बोल्ड आपके विचार हैं, आपकी एक्सप्रेशन
जब इस पावर भी नॉवेल को बहुत लिखी तो स्ट्रांग मुझे है। कई लोगों ने डराया है कि तुम एक शरीफ मुस्लिम लड़की को शराबी औरत के फॉर्म में दिखा रही हो, अल्कोहलिक। और कई लोगों ने सवाल किया कि मैम क्या आपने कभी शराब पे, मैंने कहा पीना तो दूर की बात, मैंने अपनी आंखों से भी नहीं देखी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप लिखते हैं और वो करते हैं तो उसको प्रैक्टिकल भी करके देखें। और ठीक है, अपना एक यही तो कैरेक्टर को, ये इमेजिनेशन है, राइटर की फैंटेसी है, क्रिएटिविटी यही तो है, फैंटेसी यही है तो ना, क्रिएटिविटी फिक्शनल। है। वरना रियल लाइफ को ही दिखाने लगेंगे और सारी चीज़ें थोड़ी नहीं वो, मतलब हिस्ट्री एक उसकी कोई फुटनोटिंग की ज़रूरत नहीं है ना हमें कि अच्छा ये हमारी जो गुले राना थी वो फला फला फैमिली की थी और हमको ये आर्काइवल सोर्स मिला, वो हमारी फिक्शनल कैरेक्टर है भाई। बिल्कुल, सही और ये बात है। थोड़ी है कि किसी हम रियल कैरेक्टर की, किसी के हम रियल स्टोरी को ला रहे हैं। हाँ, उस वक्त के जो इंसिडेंट हुए वो रियल हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक बहुत बड़ा एक जो डिवीज़न था, वो एक बहुत बड़े मतलब एक इवेंट था जो आर्कियोलॉजी हर जगह लोगों की मेमोरी में, लोगों की एक जो मेमोरी जो होती है, जो ओरल हिस्ट्री होती है, वो बड़ी डायनेमिक होती है, वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है। वो अपनी नानी दादी से सुनी हुई स्टोरी, फिर दिल्ली आने के बाद यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हमें मिले और उन लोगों की स्टोरी का वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू आ जाता है उसमें, आ जाता है। तो फिरदौस जी, आप डायलॉगस पर आए, आपने अपने विचारों से हमें और हमारे दर्शकों को एक पूरा एक सिनेरियो बनाया मुस्लिम महिला का और कल्चर का, और जो आपका काम है, आपकी जो मेहनत है, उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। थैंक यू सो मच। और आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया आपका भी कि आपने हमें बुलाया। और तो आज आपने देखा कि फिरदौस जी ने अपने काम के माध्यम से हाशिए पर खड़ी मुस्लिम महिलाओं या सभी महिलाओं, विशेषकर भारतीय मुस्लिम महिलाओं के जीवन, उनके अधिकार और संघर्ष को समाज के सामने लाने का प्रयास किया है। फिरदौस ने सिर्फ अपने काम को यूनिवर्सिटी तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने कानून की भाषा को इंस्टीट्यूशंस के लेवल पर, पॉलिसी मेकिंग में चल रही राजनीति और सामाजिक रिवाजों पर छाई चुप्पी तक को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। उसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। और हम ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि क्या कानून सच में सामाजिक न्याय दिला पाता है? क्या स्त्री की पहचान धर्म और राजनीति की प्रयोगशाला बन चुकी है? और क्या हमारा समाज हाशिए की आवाज़ सुनने को तैयार है? तो ये सवाल हमें मजबूर कर देते हैं। आज फिरदौस ने हमें बताया कि स्त्री केवल पीड़िता नहीं है, एक विक्टिम नहीं है, बल्कि इतिहास रचने में महिलाओं का भी सक्रिय योगदान रहा है, चाहे वह कॉलोनियल भारत की मुस्लिम महिला हो या आज के सख्त माहौल में अपना सर्वाइवल ढूंढती आधुनिक समाज की नागरिक हो। अब समझना हमें है। आपकी प्रतिक्रिया और कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर और एपिसोड देखने के लिए आप अभी डायलॉगस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।